जय हिंद साथियों, मैं अवनीश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का पारा चंपारण वाला में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मात्र 15 मिनट में आपका रिवीजन क्लासेस। प्रत्येक सब्जेक्ट का 15 मिनट में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। उसी सीरीज में आज जो शुरू हो रहा है वो आपका हो रहा है क्या? तो आज जो शुरू हो रहा है वो है पॉलिटी। सबसे पहले हम लोग जो है देखने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को हम लोग देखेंगे। आखिर में संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन्हीं को हम लोग जो है सो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में आप जो है सो रेडी हो जाइए और फटाफट रिवीजन करके एग्जाम के दौर में आपको लंबा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 15 मिनट में आप देख करके किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं। चलिए, संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान जो है किसी भी देश के शासन सत्ता को चलाने के लिए बनाया गया एक नियम कायदा कानून होता है जिसको संविधान कहते हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा सभा के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, यह कभी भी आप ना कहेंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था तो भीमराव अंबेडकर ने। जब भी सवाल हो कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था तो यह कहना है कि संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन में आपका होगा संविधान सभा और आपको संविधान सभा को ही क्लिक करना है। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा थी क्या? तो पूरे भारत के क्षेत्रों से, भारत में जितने भी प्रांत थे, अंग्रेजी प्रांत थे, उन सभी प्रांतों से सदस्यों को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चुन के लाया गया था, जिसमें 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और इस 389 सदस्यों में से 93 जो थे वो देसी रियासत के सदस्य थे, जबकि 296 जो थे वो बिहार के अलग अलग, भारत के अलग अलग प्रांतों से सदस्य थे। ये 296 की अगर बात करें तो इसमें से 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के थे और 292 सदस्य जो थे वो आपको विभिन्न प्रांतों से अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चुन करके आए हुए थे। कई एक बार सवाल आपसे पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव किस प्रांत से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बाद में आपको बंबई से उनको चुन करके लाया गया था। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको जो है अस्थायी सदस्य बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य जो है बना दिया गया। ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य को प्रस्तुत किया था जिसको मंजूरी कब मिल गई? तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्तावना को मंजूरी मिली और संविधान बनने का काम प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, सवाल में आपके जो शब्द होंगे वहां पे अगर अंगीकृत होगा, अंगीकृत या अगर पारित शब्द होगा, पारित, तो दोनों का मतलब हुआ कि ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया। अब मान लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है, तो भैया संविधान सभा की दूसरी बैठक भी कभी ना कभी तो हुई होगी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो वह हुई थी आपको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली थी। और 25 जनवरी 1950 को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो गया 25 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। यानी कि भारत का जो शासन सत्ता है, गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह किसके द्वारा चुना जाएगा? आम जनता के द्वारा। यानी राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष मतलब भारत की बात की जाए तो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रणाली द्वारा चुना जाने लगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद की बात करें संविधान सभा में, तो संविधान सभा जो था उसमें बहुत सारी समितियां थी। उन समितियों में से लगभग 22 समिति बनाए गए थे। उन समितियों में से कुछ समितियां प्रमुख थी जहां से आपसे पूछ सकता है कि भैया फलाने समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर, ये आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर। भीमराव, आर फॉर होता है रामजी, ध्यान रखिएगा, आर फॉर रामजी होता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा जो है यह प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या जो टोटल थी वह 7 थी। दूसरी अगर हम बात करें तो संघ संविधान
समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें प्रांतीय समिति की बात की जाए तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें झंडा समिति के तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें कार्य समिति का तो कार्य समिति जो था, कार्य समिति इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ही कार्य समिति के भी अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें औरतों की तो इस जो संविधान सभा था, इस संविधान सभा में कुल 15 औरतें थी और संविधान जब अंतिम हुआ, यानी कि संविधान सभा जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी यानी कि 24 जनवरी 1950 को, उस दिन 8 महिलाएं जो है सो संविधान सभा में बची थी, यानी कि बाकी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम दिन की, आपने देखा पीछे कि पहला दिन जो था संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो इस दिन कुल 211 सदस्य उपस्थित थे, जबकि अगर हम बात करें अंतिम दिन की तो अंतिम दिन जो है 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था। ठीक है, यानी कि अंतिम दिन 284 लोग जो थे वो उपस्थित रहे थे। इसी में अगर हम बात करें संविधान के स्रोत की तो संविधान जो है देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग देशों के संविधान से लिया गया है। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि फलाना चीज कहां से लिया गया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आपसे बात की जाए कि भैया ये बात बताइए कि संसदीय प्रणाली जो है यह कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता जो है, नागरिकता, यह भी कहां से लिया गया है? यह भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए संघीय प्रणाली की, ध्यान रखेंगे संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली जो है यह कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह कहां से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, आयरलैंड से जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपको मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की बात करें, कर्तव्य की बात करें तो यह लिया गया है USSR, यानी कि वर्तमान रूस से इसको लिया गया है। ध्यान रखिएगा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, इसको कब शामिल किया गया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। लेकिन मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार वो प्रारंभ से ही हमारे संविधान में था। और मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, तो मौलिक अधिकार की प्रेरणा जो है वो हमको मिली है कहां से, अमेरिका से। कहां से मिली है? अमेरिका से मिली है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान जो है, जापान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो जापान के संविधान को अगर देखा जाए तो जापान एक ऐसा संविधान देश है जिसके संविधान को वीमर या वाइमर, यह एकलौता ऐसा देश है जिसके संविधान का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? वीमर या वाइमर के नाम से जापान के संविधान को हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करें भाग की, तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या जो थी वह 22 थी, और वर्तमान टाइम में देखा जाए तो वर्तमान टाइम में भी भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है। इसमें से अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे भाग की अगर बात की जाए तो दूसरा भाग आपको क्या बताता है? दूसरा भाग बताता है भैया नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में बताता है। तीसरे भाग की बात की जाए तो तीसरा भाग आपको बताता है मौलिक अधिकार के बारे में। चौथे भाग की बात की जाए तो चौथा भाग बताता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। अगर हम पांचवें भाग की बात करें तो पांचवा भाग जो है वह बताता है संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र, यानी कि केंद्र सरकार और उसके अधिकार क्षेत्र जो है इसके बारे में पांचवा भाग बताता है। छठे भाग की अगर बात करें तो छठा भाग राज्य और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है। अगर हम नौवें भाग की बात करें तो यह ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। 9 का क जो है यह नगर पालिका के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगा। अगर हम भाग 14 की बात करें तो भाग 14 जो है संघ राज्य एवं उसके अधिकार, संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं के बारे में, यानी कि UPSC और PSC के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन? तो भाग 14। अगर हम बात करें भाग 15 की तो भाग 15 जो है यह बताता है आपको किसके बारे में, इसके बारे में ECI, निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी भाग 15 बताता है। अगर हम बात करें भाग 17 की तो भाग 17 जो है यह बताता है आपको राजभाषा के बारे में। ठीक है, राजभाषा के बारे में भाग 17 आपको जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें भाग 20 की तो भाग 20 जो है वह आपको किसके बारे में बताएगा, इससे पहले आप बात कर लेते 18 की तो भाग 18 जो है आपको उपबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम भाग 20 की बात करें तो यह संवैधानिक संशोधन के बारे में आपको जो है जानकारी देगा। ठीक है, तो ये भाग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसकी चर्चा हो गई। अब हम आते हैं कहां पर, हम आते हैं संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुसूची है,
अनुसूची उसके बारे में तो हम बात करेंगे अगर अनुसूची की, तो मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई हैं, वर्तमान में बढ़कर अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची जो है यह बताता है किसके बारे में, तो यह भी बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, यह बात बताता है। दूसरी की बात करें तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वह बताता है आपको विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में, यानी मुद्रा के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची जो है यह विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का के बारे में बताता है, शपथ, विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ, यानी कौन से व्यक्ति अपने पद को ग्रहण करने के दौरान शपथ में क्या कहता है इसके बारे में। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथा अनुसूची जो है वह आपको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची कहता है अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष प्रशासनिक प्रावधान, अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष प्रशासनिक प्रावधान के बारे में कहता है। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची जो है यह मात्र 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करता है। सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शक्तियों को बांटा गया है और इस 7वां शक्तियों के बंटवारे की बात जो है आपको करता है। अगर 8वें अनुसूची की बात करें तो 8वां अनुसूची जो है भाषा के बारे में, यानी कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को देखें तो जब देश आजाद हुआ था, यानी जब गणतंत्र हुआ था 1950 में, उस समय भाषाओं की संख्या भारतीय संविधान में कितनी थी, 14 थी, जो वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 हो गई है। अपने बिहार की भी एक भाषा मैथिली वर्तमान टाइम में भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताता है, भूमि अधिग्रहण बिल, और इसको जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है यह आपको 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और दल बदल पर प्रतिबंध की बात करता है 10वीं अनुसूची। 11 की बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और यह आपको ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की बात आपको जो है करता है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1992 में ही, और यह आपको बताता है किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है कौन, तो 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान टाइम में किसकी, हम बात करें अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद में तो बहुत सारे हैं, 395 अनुच्छेद जो है सो भारतीय संविधान में मूल रूप से पहले भी थे, आज भी है, लेकिन इसके क्लॉज सब क्लॉज को अगर देखा जाए तो वर्तमान टाइम में इनकी संख्या जो है 477 से भी ज्यादा हो चुकी है, 477 प्लस के आसपास हो गई है, 470 प्लस भी अगर ऑप्शन में हो तो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो इसके क्लॉज और सब क्लॉज की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है। ध्यान रखना है मूल संख्या आज भी 395 है और जब संविधान लागू हुआ था उस समय भी 395 ही थी, ठीक है। हम अगर बात करें अनुच्छेदों की तो कुछ अनुच्छेद के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 बताता है आपको किसके समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता बताता है। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 जो है यह बताता है जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है यह बताता है किसके बारे में, तो यह बताता है भैया जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के अंत के बारे में। 18 की अगर बात की जाए तो 18 बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। अगर 19 की बात की जाए तो 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और 19 का ए आपको प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगर हम 20 की बात करें तो 20 कहता है दोषियों को सुरक्षा देने की बात, और 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में 21 का ए अगर देखा जाए तो 21 का ए जो है इसको 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और राज्य सरकारों को कहा गया कि भैया आप अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे, ठीक है। यह आपको कौन बताता है, 21 का ए बताता है। अगर हम बात करें आगे की तरफ बढ़ते हुए तो आर्टिकल 32 जो है यह संवैधानिक संशोधन के बारे में आपको अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करें आर्टिकल 52 की, तो आर्टिकल 52 जो है यह बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 जो है यह बताता है आपको किसके बारे में, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे। आर्टिकल 54 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। आर्टिकल 72 जो है यह बताता है कि भैया राष्ट्रपति जो होंगे उनके पास क्षमादान की शक्ति होगी, क्षमादान का अधिकार होगा। आर्टिकल 74 बताता है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति की मदद के लिए। आर्टिकल 75 बताता है कि उस मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वह कौन होगा, तो वह प्रधानमंत्री होगा। कौन बताता है, आर्टिकल 75 बताता है।
अगर हम आगे की तरफ बढ़े और बात करें तो आर्टिकल 85 जो है यह बताता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। राष्ट्रपति जो है उनके पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, यह आर्टिकल 85 के अंतर्गत हमको पता चलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 100 की, तो आर्टिकल 100 जो है यह बताता है कि भैया जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे या फिर जो राज्यसभा के सभापति होंगे उनके पास निर्णायक मत करने का अधिकार होगा, यानी निर्णायक वोट देने का अधिकार जो है वह किसके पास होगा, आर्टिकल 100 के अंतर्गत जो है सो दिया गया है। किसको दिया गया है, तो आपको लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को। अगर हम बात करें आर्टिकल 108 की, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है यह संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी बात को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में वो जो है संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार उनके पास है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं, अध्यादेश जारी करने का। और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है यह कानूनी सलाह ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से। और आर्टिकल 143 यह भी बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल में आगे बढ़े तो आर्टिकल 161 की बात करें तो आर्टिकल 161 जो है यह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 165 जो है यह बताता है आपको कि जो राज्यपाल होंगे, जो राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकार को कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा। किससे कानूनी सलाह लेंगे, तो ये लेंगे आपको जो है एडवोकेट जनरल से, यानी महाधिवक्ता से कानूनी सलाह लेने का इनके पास अधिकार होगा। अगर आर्टिकल हम 280 की बात करें, आर्टिकल कितने की, आर्टिकल 280 की बात करें हम, तो आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है। आर्टिकल 330 जो है यह कहता है कि भैया लोकसभा में, लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 331 की अगर बात करें तो यह कहता है कि लोकसभा में आंग्ल इंडियन को आरक्षण की व्यवस्था, हालांकि केंद्र सरकार ने जो है इसको क्या कर दिया है, संशोधन द्वारा हटा दिया है वर्तमान टाइम में। अगर हम बात करें आर्टिकल 332 की, तो आर्टिकल 332 कहता है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था। और आर्टिकल 333 कहता है कि विधानसभा में आंग्ल इंडियन को आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो आपको आर्टिकल 333, आर्टिकल 338 जो है यह बताता है किसके बारे में, आर्टिकल 338 बताता है ओबीसी कमीशन के बारे में, ओबीसी आयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 315 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 315 कहता है क्या, 315 नहीं 312 कहता है अखिल भारतीय सेवा के बारे में। ठीक है, इस तरह से आप जो है मेरे वीडियो को देखिए और आपको मैं एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट में सबको रिवीजन कराने का कोशिश करूंगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यू आपको रिवीजन में होते हैं और रिवीजन में होना जरूरी है, लास्ट टाइम आप एग्जाम के समय में देख करके इसको जा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।